नमस्कार फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम नजदीक आने वाली है, तो हम एक दो चैप्टरों को एक साथ व्याख्या सहित आपको एक साथ में पढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैराथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों को आपके सामने लेके आए हैं। और वीडियो को एक बार शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का फायदा मिल सके। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए गौर से पढ़ना। और फ्रेंड्स, अगर हमने थोड़ा ये अपनी स्क्रीन थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो अपनी स्क्रीन को फुल कर लीजिएगा। अपनी स्क्रीन को फुल कर लेना, सारा क्लियर दिख जाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो लेते हैं फ्रेंड्स, ये टीन एज क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होता है। टीन एज कहती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। किशोर अवस्था के उपनाम कौन सा पहले होती है? परिपक्वता की अवस्था। किशोर अवस्था को कई नामों से जानता है। पहले परिपक्वता अवस्था जीवन की सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। उलझन की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। दुखों की अवस्था, ये भी किशोर अवस्था को कहा जाता है फ्रेंड। जीवन का स्वर्णिम काल, ये क्या है? जीवन का स्वर्णिम काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। पतझड़ की अवस्था समस्याओं की आयु, तात्विक चिंतन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था और सदैवता परिवर्तन की अवस्था। ये सारी क्या है फ्रेंड्स? किशोर अवस्था की किशोर के उपनाम है। अब कुछ परिभाषा देखते हैं, कोटेशन देखते हैं कुछ। किलपैट्रिक के अनुसार क्या है? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है। इसकी कैसे अपन को ध्यान रखना है? इसके किलिया ने मारना जीवन का कठिन काम होता है। तो किशोर अवस्था भी जीवन का सबसे कठिन काम होता है। ये ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था आंधी तूफान की अवस्था है। कैसी है? आंधी और तूफान की अवस्था है। रोश के अनुसार किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर किस मतलब काम भावना अवस्था न कामी। इसको याद करने की ट्रिक है। रास के अनुसार किशोर अवस्था और शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अब बैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कॉल्चनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। क्या समझते हैं? सैनिक से याद रखो, कोई सैनिक के क्या करते हैं? सैनिक बाधाओं को मिटाते हैं। तो किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर क्या होते हैं? जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको अपनी बाधा समझते हैं। तो देखो, सैनिक क्या है? बाधा, एक ट्रिक है, इसे याद कर लेना। इस अवस्था की विशेषता क्या है? इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदन विकास हो जाते हैं। सेकंड है, इस अवस्था में दिवास्वप्न की प्रवृत्ति होती है। थर्ड है, कल्पना की बहुलता होती है। समाज सेवा की भावना होती है। सुखद आनंद की चाह होती है। नेतृत्व की भावना होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। विषमलिंगी काम भावना होती है। व्यवसाय चुनाव की समस्या जागृत होती है। विचारों में मतभेद होता है। ईश्वर धर्म में अविश्वास या विश्वास होता है। चरित्र निर्माण का कार्य होता है। आत्म संपर्क की भावना होती है। आदर्श यथार्थवाद होता है। घनिष्ठ मित्रता का विकास होता है। विद्रोह की भावना का विकास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ना। और दिखने में प्रॉब्लम आई तो स्क्रीन को फुल कर लेना, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले चलते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं? पहला होता है वंशानुक्रम, फिर वातावरण, वृद्धि, पौष्टिक आहार। इसको हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। वंशानुक्रम से मतलब है आनुवांशिक वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से स्थानांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। इसके द्वारा बालकों में शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक अन्य सारे गुण स्थानांतरण होते हैं। यानी बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होते हैं।
बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान है। बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान है। हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में विभिन्नता का नियम को प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम में विभिन्नता का नियम को प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। यदि माता पिता लंबे होते हैं तो उनकी संतान भी लंबी होती है, लेकिन प्रत्यागमन के नियम के अनुसार लंबे माता पिता के संतानें छोटी भी हो सकती है। प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन का नियम देखते हैं। प्रत्यागमन का अर्थ है उल्टा। उल्टा होता है, जैसे लंबे माता पिता की संतान छोटा हो जाना प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन कहलाता है। वातावरण को देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्क्रीन को फुल कर लेना, जो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलते हैं वातावरण की तरफ। वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे हमको पता है कि बाल वातावरण का वातावरण का प्रभाव जंतुओं पर पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव जंतुओं पर पड़ता है। जैसे अच्छे वातावरण में रहने वाले बाल अच्छी ही बातें सीखता है, लेकिन खराब वातावरण में रहने वाले बालक खराब बातें सीखते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास पर, यानी बालक के रंग, रूप, लिंग आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं, तथा जहाँ पर ठंडी हो रहती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। वातावरण के कारण ही बालक के मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं कि स्वास्थ्य की तरफ देखते हैं कि स्वास्थ्य में क्या होता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य एक प्रमुख कारक है। जो बालक स्वस्थ होता है, जो बालक स्वास्थ्य और स्वस्थ होता है, उसका विकास तीव्र गति से होता है। उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मौलिक विकास, उसका हर तरीके से विकास अच्छा होता है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्या होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगले लिंग की तरफ, बाल विकास को प्रभावित करने कारक में लिंग भी है। बालक तथा बालिकाओं का विकास अलग होता है, अतः विकास में लिंग का प्रभाव पड़ता है। अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और देखने स्क्रीन को फुल कर लेना। आगे चलते हैं बुद्धि की तरफ। बुद्धि की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मापन किया जाता है। बुद्धि के द्वारा ही बालक समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण होता है, और यह निर्धारण किया जाता है कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। कौन बालक कितना बुद्धिमान है। जिन बालकों की बुद्धि जितनी अच्छी होती है, हम यह आकलन करते हैं कि वह बालक उतना ही अच्छा मानसिक रूप होगा। बालक अपने परिवार, समाज को अपने से समायोजित करता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वह सीखता है। अगर कहें पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन क्योंकि बुद्धि की सभी सबके विकास के लिए पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। खेल और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। भयंकर चोट लगती है तो उससे भी अपनी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति, जन्म क्रम, प्रजातियां, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। अगले चलते हैं अधिगम की तरफ। अधिगम बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना और एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए हमने आपको विस्तार से एक ही वीडियो में कई सारे टॉपिकों को लेंगे, और जो आपको हम उम्मीद करते हैं और कुछ समझ जरूर आएगा। अब देखते हैं कई सारी डेफिनेशन देखते हैं। गेट्स के अनुसार, गार्डन के अनुसार, और सूखा, कोआ, बर्फी अपने ट्रिक बनाई है। जैसे गेट्स गार्डन का गार्डनर, सूखा उसको देख लेना, कोआ का क्रो, बर्फी का गिलफोर्ड, डार्क स्किन का स्किनर, मतलब गिलफोर्ड, राजा का मतलब किंग स्लेट। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। गेट्स के अनुसार, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठता है तो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। नवीन ज्ञान
और नवीन प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, मोस्ट को आपके सामने लेके आए हैं। और अब आगे चल, अब आपको स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आई हो तो स्क्रीन फुल जरूर कर लेना जिसको आपको देखने में प्रॉब्लम है। क्रो के आंसर देखते हैं कि ज्ञान ज्ञान अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। ज्ञान अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? क्रो ने कहा है। एक और डेफिनेशन दी है कि सीखना आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार देखते हैं कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। स्किनर के अनुसार देखते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखते हैं ये हिलगार्ड की तरफ से देखते हैं कि पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है कि सीखने की प्रक्रिया पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किंग्सले के अनुसार क्या है कि अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीकों से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन करने को अधिगम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए परिभाषाएं लेके आए हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो बनता है। आगे चलते हैं। किंग्सले के अनुसार अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन करने को अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है कौन कौन से देखते हैं। अधिगम के उद्दीपन का अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन का अनुक्रिया सिद्धांत है किसने दिया है? एडवर्ड एल थर्नडाइन दिया है। अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एक इसने दिया है इवान पी पावलव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत एक इसने दिया है स्किनर ने दिया है। गेस्टाल्ट सिद्धांत एक इसने दिया है कोहलर लेविन बर्दिमर होफका ने दिया है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत की तरफ चलते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से है? पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद। पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद। सेकंड है संबंधवाद का सिद्धांत। थर्ड है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। चौथा है सीखने का सिद्धांत। पांचवा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधों को जान जाता है तो सीखना कहते हैं। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था फ्रेंड्स। चलते हैं कि पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत एक पावलव ने दिया है 1904 में। अगले चलते हैं कि सी एस का मतलब स्वाभाविक उत्तेजक। स्वाभाविक उत्तेजक किससे होता है? भोजन को देखकर। CR मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। CS का मतलब स्वाभाविक उत्तेजक प्लस UCS का मतलब अस्वाभाविक उत्तेजक। तो फिर क्या होगा? स्वाभाविक उत्तेजक प्लस अस्वाभाविक उत्तेजक में लेके क्या होगा? स्वाभाविक उत्तेजक होगा। CS अस्वाभाविक उत्तेजक बराबर यूशिया मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। अब चलते हैं इसकी विस्तार से समझाते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री इवान पावलव ने किया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। यह सिद्धांत के अनुसार प्राणी की समक्ष जब कोई स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत होता है तो वह प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यदि इस स्वाभाविक उत्तेजक के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजक प्राणी के समक्ष बार बार रखा जाए तब वह प्राणी स्वाभाविक क्रिया करता है। अगर प्राणी के समक्ष अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए तब भी वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चों में अच्छी आदत व अच्छे स्वभाव को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। पावलव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया। किससे प्रयोग किया? पावलव ने
कुत्ते को प्रयोग किया था। अगले चलते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि के साथ। देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो फ्रेंड्स स्क्रीन फुल कर लीजिएगा। अब चलते हैं मैक्स बर्दिमर गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि मैक्स बर्दिमर और कोर्टलेविन कोफका वोल्फगैंग कोहलर सन 1920 एडी में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ। संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति के नाम मैक्स वर्दिमर के क्या है, प्रवर्तक है। कोहलर ने क्या किया, प्रयोग किया है। कोफका ने क्या किया, ये सहयोग करता है। ये तीनों क्या है, गेस्टाल्टवादी कहलाए। क्या है, तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए। गेस्टाल्टवादी कौन कौन कहलाए, मैक्स बर्दिमर जो प्रवर्तक है गेस्टाल्टवाद के, कोहलर जिसने प्रयोग किया है, कोफका ये सहयोग करता है। ये तीनों क्या है, गेस्टाल्टवादी कहलाए। अगला है, ये तीनों ने जो सिद्धांत दिया है वह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहलाता है। ये तीनों ने सिद्धांत दिया है वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहलाता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किसने किया था, कोहलर ने किया था। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है फ्रेंड, जिसका अर्थ है समग्र कृति। इसका क्या है, समग्र कृति अथवा अथवा सम्य पूर्वाकार होता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का अन्य नाम, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अन्य नाम भी है। कौन कौन से है फ्रेंड्स, पहला है समग्रकार सिद्धांत, पहला समग्रकार सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत और गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्र आकार को देखता है एवं उसका आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके सीखता है या अधिगम करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो अपने उसको देखते हैं, प्रयोग नंबर 1 को देखते हैं कैसे किया। कि कोहलर ने अपना प्रथम प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुष पर किया था, जिसमें उन्होंने उसको एक कमरे में छत पर एक केला लटका दिया था और उसके साथ उस कमरे में 4 बॉक्स रख दिए थे और कमरा बंद कर दिया था। बनमानुष उस केले को प्राप्त करने के लिए पहले एक बॉक्स को रख कर चढ़ता है और केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, किंतु फिर तीसरे बॉक्स और अंत में चौथे बॉक्स को रखकर अपनी सभी बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। अगला चलते हैं, प्रयोग नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस प्रयोग में कोहलर ने बनमानुष को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। इसमें बंद कर दिया, बनमानुष को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और पिंजड़े को एक बाहर केला रख दिया था। पिंजड़े के बाहर क्या रख दिया था, केला रख दिया था। बनमानुष को 2 छड़ी दी जाती है। बनमानुष को 2 छड़ी दी जाती है, इसमें एक छड़ी छोटी एवं एक छड़ी बड़ी होती है। बनमानुष पहले छोटी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर बड़ी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह दोनों छड़ी से केला प्राप्त नहीं कर पाता तो अंत में वह दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर केले को प्राप्त कर लेता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है फ्रेंड्स कि दोनों प्रयोग के माध्यम से यह बतलाया गया है कि बनमानुष केले को प्राप्त करने के लिए अपना सूझ का प्रयोग करता है। क्या करता है, अपना सूझ का प्रयोग करता है। सूझ के कारण ही इसे सूझ का सिद्धांत कहा गया है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आने वाली वीडियो में आपको मनोविज्ञान के सारे टॉपिक खत्म करेंगे और वीडियो को पूरी देखें, एवं लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स।